Hey guys, my name is Shilpi Kaushik and I secured 98.4% in class 10th और वो भी सच बताऊं ना तो यार सिर्फ 20 दिनों की मेहनत से। और हाँ, साइंस में आई सिक्योर फुल मार्क्स, सो आई एम द राइट पर्सन कि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं कि इतने कम समय के अंदर यार तुम कैसे फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो साइंस के अंदर। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर तुमने ध्यान में रखा एग्जाम की प्रिपरेशन में और एग्जाम जब देने जाओगे उस दरमियान, तो यार मैं तुम्हारी शर्त लगा सकती हूँ तुमसे कि तुम 80 नंबर लेकर आओगे, 80 में से, है ना, 100 में से नहीं। बाकी प्रैक्टिकल्स तो तुम संभाल लेना, उसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, डोंट वरी। तो मेक श्योर जो भी बच्चा इस चैनल पे अभी अभी आया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है हमें, ठीक है। तो मैं ये ओपनली बोल रही हूँ कि वी नीड योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। तो यार प्लीज मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के ग्रुप में डाल देना और ये पूरी स्ट्रैटेजी सुन के ही यहाँ से जाना, ठीक है। तो ऐसे 6 पॉइंट्स मैं तुम्हें दूंगी कि अगर तुमने इसको ध्यान रखा 80 on 80, ठीक है, तो मेरी मार्कशीट मतलब प्रिंट हो जाएगी यार, पक्का बोल सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज है यार, सारी रेफरेंस किताबों को अलविदा कह दो। रेफरेंस किताबों को बोलो बस हमसे दूर रहिए कुछ समय के लिए। अब ये वो समय नहीं है कि तुम्हें रेफरेंस बुक्स करनी है, तो यार सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी को फोकस करना है। एनसीईआरटी ही तुम्हारा ग्रंथ है, इट इज योर होली बुक, ठीक है। तो यार तुम्हारा दोस्त हो सकता है तुम्हें कहे कि अरे मेरे पास ना शॉर्ट नोट्स हैं ये वाली किताब की, इस रेफरेंस बुक से भाई सवाल आएगा, उसको बोलो तू कर ले, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि भाई एनसीईआरटी से बाहर शिल्पी मैम ने बोला है कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी का हर शब्द, हर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, हर आउटर क्वेश्चन मेरा बहुत जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखियो कि तुझे ये जरूर कर लेना है, ओके। यू हैव टू कवर ऑल द इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, और जो बाकी के आउटर क्वेश्चंस है एंड में चैप्टर के होते हैं वो जरूर देखना है, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये तुम्हें सब बताते होंगे पर तुम फिर भी इग्नोर करते हो। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स। इधर आ जाओ। जब भी तुमने क्लासेस लगाई होंगी तो बेटा तुमने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो यार ये पॉइंट क्यों जरूरी है, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी को इंट्रोडक्शन से नहीं पढ़ा जा सकता। अगर तुम सोच रहे हो कि बार बार, है ना, अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो हर बार मुझे इंट्रोडक्शन से पढ़ना, इतना समय नहीं है भाई। यार यू हैव, मेरे को तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना है चल, बट यू हैव टू डू फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, यू हैव टू डू सोशल स्टडीज, अरे मुझे तो बड़ा डर लगता है, एंड इंग्लिश, हिंदी भी भाई, ऊपर से कंप्यूटर भी होगा आई एम श्योर, है ना। तो यार एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी किताब से तुम्हें इंटेक्स्ट और आउटर सवाल करने हैं, जो थ्योरी है वो तुम्हें हैंड रिटन नोट से करनी है। अब इसमें मेरे कुछ इतने प्यारे प्यारे, तुम ऐसे गुलदस्ते से हो ना, कि कुछ मेरे ऐसे फूल हैं यहाँ पे जिनके पास हैंड रिटन नोट्स ही नहीं है। हाँ पता है, तुम ही हो ना वो, है ना, नहीं है ना, नहीं बनाए ना, कोई बात नहीं मैम, उससे ले लेंगे, उससे बात होती है, वो नहीं मना करेगी, उसके हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे भाई। उसने भी नहीं दिए तो शिल्पी मैम के पास आना, डोंट वरी, ठीक है। तो यार हैंड रिटन नोट्स अगर तुम्हें मेरे चाहिए, है ना, मेरे पास आई हैव द हैंड रिटन नोट्स, उस जमाने के नहीं जब मैंने 10वीं दी थी, ऑब्वियसली मैंने अभी बनाए हुए हैं नए तुम्हारे लिए स्पेशल। तो यार चैनल पे ना सब्सक्राइब रहो, ठीक है, बिकॉज मैं हैंड रिटन नोट्स की सीरीज जो है वो लाने वाली हूँ, तो मिस ना करो उस हैंड रिटन नोट्स की सीरीज को। एंड यकीन मानो यार, किसी से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना भाई अपने नोट्स दे दे, है ना, कोई इंसान खुश होकर देगा ही नहीं तुम्हें नोट्स। तो बेहतर है कि शिल्पी मैम की क्लासेस में आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे रंग बिरंगे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। पर उसके लिए यार ये ध्यान रखना कि तुम सब्सक्राइब हो, ताकि जब मेरी वो पीडीएफ आए हैंड रिटन नोट्स की चैनल पे या कम्युनिटी पे, तो तुम उसको मिस ना करो। अब अगर तुमने मिस कर दिया तो मैं वो गाना गाऊंगी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो यार इसीलिए मेक श्योर, पता है मुझे बहुत बेसुरी हूं मैं, तो नहीं गा रही भाई, इससे बढ़िया तो मैं हूं जान, मेरा गला है बड़ा सुरीला। तो यार सब्सक्राइब रखना, है ना। तो पॉइंट इज यार, जिसके पास हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा, अपने हैंड रिटन नोट से चैप्टर को रिवाइज करना है और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट आउटर क्वेश्चंस लगाने हैं। सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहली चीज, और ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, ठीक है, ये कर लिया। अब तीसरी चीज देखो, जब भी तुम पेपर देने जाओगे, किसी एक टॉपर की आंसर शीट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत
कायदे से पेपर अटेम्प्ट किया गया है। तो जब भी तुम बेटा अपना आंसर एक्सप्लेन करते हो तो मेक श्योर कि तुम कीवर्ड्स को यूज करो। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स को स्पेशल पॉइंट होते हैं जो एग्जामिनर, जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, अब यार सोच, जिसको पेपर चेक करना है उसको तो 5-6 हजार कॉपीज चेक करनी है ना, उसको तो 5-6 हजार कॉपीज चेक करनी होंगी दिन की। तो यार उसको कितनी आंसर शीट्स पढ़नी है, उसको कितने वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो पेपर चेक करने वाला हर शब्द को ध्यान से पढ़े, इतना समय है उसके पास? नहीं। तो एग्जामिनर की ना एक स्ट्रैटेजी होती है, वो क्या करते हैं, वो कीवर्ड को ढूंढते हैं कि जिस बच्चे ने अपने आंसर में, वो मान ले 3 कीवर्ड्स थे, वो कीवर्ड्स डाल दिए तो वो समझते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे ने पूरा सही लिखा होगा, तो सिर्फ कीवर्ड्स पे वो ध्यान देते हैं। और इवन मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, जब सीबीएसई की आंसर शीट आती है ना, जो टीचर्स के लिए स्पेशली होती है, कि टीचर्स को पूरा मार्किंग स्कीम उसमें समझाया होता है, उसमें भी कीवर्ड होते हैं कि अगर बच्चे ने ये कीवर्ड लिखा है ना तो ये नंबर देना, लाइक दैट। ठीक है, ये 3 कीवर्ड है तो फुल मार्क। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एग्जामिनर ने पूछा कि आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, है ना, और तुमने फालतू की चीजें लिख दी, आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। और कीवर्ड रहा होगा कि आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक में वो देखना चाहता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है या नहीं, है ना। और हाई कंडक्टिविटी वो देखना चाहता होगा कि यस अगर ये एक्वस और मोल्टन स्टेट में है तो ये दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में है तो नहीं करेंगे। तो ये कीवर्ड्स वो ढूंढेगा। अगर तुम कीवर्ड्स को सही से यूज करो, भले ही तुम्हें पूरा आंसर ना आता हो, तुम्हें मेन बात बताओ कि इसका रीजन क्या है ना, कि भाई जैसे डायमंड है ना, डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इंसुलेटर, वो ग्रेफाइट है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तुम्हें ग्रेफाइट में ये पॉइंट लिख दिया गुड कंडक्टर, है ना, तो वो एग्जामिनर का कीवर्ड है, वो उसे ढूंढेगा, तो वो मिल गया उसे तो वो पूरे नंबर देगा। तो यार जब भी पेपर में आंसर करो ना, कीवर्ड्स लिखो और उसे ना हमेशा हाईलाइट करो। वैसे तो पेंसिल से अगर हाईलाइट करोगे तो अच्छी बात है, पेंसिल से हाईलाइट कर दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ, उसको ढूंढना ना पड़े। पता है पूरे नंबर कब मिलते हैं पेपर में? जब तुम एग्जामिनर को वो चीज दे दो जो ढूंढना चाहता है ना। मान लो तुमने आंसर लिखा है पैराग्राफ में बहुत बड़ी कहानी और तुम्हें सब आता था, फिर भी तुम्हें मान लो 1 नंबर मिला 3 नंबर के सवाल में, क्यों 2 नंबर क्यों काटे? क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ रही है वो ढूंढने में जो तूने रायता फैलाया है। तो यार एग्जामिनर के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ईजी बनानी है चीजें, कि जो पेपर चेक करने आए ना उसको आराम से वो मिल जाए जो देखना चाहता है। तो इसीलिए हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में मैं 1-2 चीजें और बता दूं बेटा, तेरे को डायग्राम्स यूज करने हैं। ध्यान रख, डायग्राम्स भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो डायग्राम जो पूछा जाता है पेपर में स्पेशली कि क्लोर एल्कली प्रोसेस है, डायग्राम बना, तो तुमने डायग्राम बनाया, उसने पूछा तो लेबलिंग वगैरह करनी है। कई जगह पे डायग्राम पूछा नहीं जाता, तुम अपनी तरफ से एडिशनली दे सकते हो, तो वहां तो भाई जरूर जहां हो सकता है ग्राफ्स हो, डायग्राम्स हो, तुम्हें जरूर बनाना है ना। कोशिश करो पेंसिल से बहुत नीट डायग्राम बनाओ, अच्छे से लेबल करो। तो डायग्राम शुड बी नीट, कटाई फटाई नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी वेल लेबल्ड। कैसा हो बेटा? वेल लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है पूरी साइंस में, और ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी के अंदर भी, समझ गए? तो वी हैव टू मेक श्योर। अच्छा इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ग्राफ्स, जहां बेटा ग्राफ की पॉसिबिलिटी है बनाने की वहां ग्राफ जरूर बनाइयो। ठीक है, एक आखिरी चीज बेटा मैं कहूंगी, टेबल। जब भी सवाल में बेटा डिफरेंस आए ना, कि ये दोनों का डिफरेंस, जैसे आयनिक कोवलेंट बॉन्ड है, डिफरेंस बता। डिफरेंस तुझे आए या ना आए, तुझे लाइन खींचनी जरूर आनी चाहिए बीच में। ठीक है, इधर लिख आयनिक, इधर लिख कोवलेंट, बीच में लगा दे लाइन। अब सोच क्या पॉइंट है, मतलब जब भी डिफरेंस वाला सवाल आए ऑलवेज लाइन लगा के दोनों में डिफरेंशिएट करना है और पॉइंट्स लिखना, और जरूर एग्जाम्पल देना है। डिफरेंस वाले में बेटा एग्जाम्पल जरूर देना है, फुल मार्क। एग्जामिनर के बस की नहीं हो नंबर काट ले। तो क्या पॉइंट्स है, एनसीईआरटी से तुमने इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, हैंड रिटन नोट से थ्योरी पढ़नी है, और ये चीजें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा तेरे को पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्योंकि मैं तुझे सच बताऊं ना, लेट्स से अगर तूने आखिरी 5 साल के भी पीवाईक्यूज कर लिए है ना, 5 ईयर पीवाईक्यूज का अभी तूने टारगेट रखना है, तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। सोच के देखो यार, 10th क्लास है,
एनसीईआरटी की बाउंडेशन है, जेई एग्जाम तो है नहीं है ना, तो जेई में तो चल फिर भी क्वेश्चंस में बहुत स्कोप होता है, आप कहाँ कहाँ से बना सकते हो, मगर यार ये तो 10th क्लास है, 10th में एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, पेपर सेट करता है, उसके पास एनसीईआरटी एक बाउंडेशन है, एक 4 दीवारी है जिसको एनसीईआरटी कहते हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो यार एक बात बताओ, इतनी इतनी सी किताब है, उस किताब से अगर पिछले इतने सालों से सवाल आ रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है हर सवाल अलग होता होगा? ये सोचते तो बेवकूफ हो तुम। नहीं, अरे भाई सवाल खत्म हो गए उनके, तभी तो उनको केस बेस्ड क्वेश्चंस का टाइप बनाना पड़ा। समझो, डायरेक्ट क्यों पेपर का पैटर्न बदलना पड़ता है? क्योंकि यार सवाल खत्म हो चुके हैं, बार बार इतनी सी किताब में 4 पन्नों से वही सवाल 400 बार रिपीट हो चुके हैं। तो क्या करना पड़ा, फॉर्मेट बदल दिया ताकि एक टॉपिक को पूछने का नजरिया अलग हो जाए थोड़ा, है ना, कि चलो उसको एप्लीकेशन के रूप में हम केस बेस्ड बना के दे देते हैं, ये किया जाता है। तो पॉइंट इज दैट भाई पीवाईक्यू से एज इट इज रिपीटिशन होती है। हाँ ये हो सकता है एक एमसीक्यू आया था पहले, अब वो तुम्हें मिल जाएगा शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में। कोई 5 नंबर का सवाल आया होगा पहले, उसके उन्होंने 2 सवाल 2-2 नंबर के बना दिए होंगे, लाइक दिस, बट रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो यार 5 साल की पीवाईक्यू का टारगेट रखना है। अब ये करे कहाँ से, तो इस चैनल से, ठीक है। ये सीरीज भी आ रही है चैनल पे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि 5 साल में इतने सारे सवाल है, कौन से एग्जैक्ट रिपीट होंगे, है ना, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम कराना मेरी जिम्मेदारी, वो शिल्पी मैम की जिम्मेदारी है। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो उसकी, ये मैं करा दूंगी तुम्हें, ठीक है। बेटा 5वां आखिरी चीज, सैंपल पेपर। और मैं बता रही हूं सैंपल पेपर को इग्नोर करते हैं आधे से ज्यादा बच्चे। मैं बता दूं सैंपल पेपर का आइडिया ही ये है कि तुम्हें पेपर का एक तो आइडिया लग जाए, पैटर्न मिल जाए, और भाई सवाल रिपीट भी होते हैं। तो जो भी सीबीएसई के सैंपल पेपर है, हर साल एक ऑफिशियल सैंपल पेपर आता है, तुम्हें पिछले 5 सैंपल पेपर जरूर करके जाने हैं, ठीक है। 5 सैंपल पेपर। मैं जब अपने समय में मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, तुमसे 1-2 साल ही बड़ी हूँ। चलो, तो यार जब मैंने भी पढ़ाई की थी तो मैंने 5 के 5 पॉइंट्स का ध्यान रखा था। मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी की लिमिट रखनी है, दूसरी तुम्हें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अपने हैं उससे पढ़ो, नहीं पता तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं अपने शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो नोट्स। तीसरी बात बेटा, आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, आपको डायग्राम्स यूज करने हैं, आपको लेबलिंग करनी है उनकी, आपको ग्राफ्स यूज करने हैं और टेबल यूज करना है, जहां फंस जाए वहां, ठीक है। अगला बेटा पीवाईक्यूज आपको बनाने हैं, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू का हमें टारगेट रखना ही है। अगली चीज, हमें सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना है, और मैं तो कह रही हूं 5 सैंपल पेपर पिछले जो ऑफिशियल आए हैं एटलीस्ट, अरे बेटा ये एटलीस्ट है, लीस्ट है, ये मत सोचो मैम सिर्फ 5 ही देने हैं, नहीं। जब इतना तुम कर लोगे तो केमिस्ट्री के पेपर में तुम्हें लगभग 6-7 छुट्टियां मिली हैं, तो हर रोज हम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, वो मैं खुद कराऊंगी चैनल के ऊपर, चैनल पे मैं कराऊंगी। हाँ 5-7, सॉरी मैं क्लास 12th की बात बोल दी मैंने, आई एम सो सॉरी यार, 12th वाली चीज। सो एक्चुअली जेई का 12th के भी सेशंस लिए थे ना अभी, तो ध्यान हुआ। मतलब पॉइंट इज दैट एग्जाम तक तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। आखिरी चीज, और जो दिल पे प्लीज हाथ रखो, यहां तक पहुंच गए तो दिल पे हाथ रखो, और अभी बोलो, वैसे तो दिल उल्टी साइड है, मैंने गलत साइड हाथ रखा है, पर अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो कि सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा। अगर मैं 20 दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा तो रील्स दुनिया में कम नहीं हो जाएंगी, रील्स और बढ़ती रहेंगी। जब मैं पढ़ रहा होऊंगा उस वक्त किसी कोने में कोई बैठ के रील बना रहा होगा, तो मुझे वो रील देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मेरा नुकसान होता है। तो यार प्लीज प्रॉमिस योरसेल्फ, सोशल मीडिया यार 1 महीने के लिए छोड़ दो, कहीं सोशल मीडिया नहीं जा रहा यार, कहीं नहीं जा रहा। इस समय को बस अपने ऊपर झोंक दो यार, माँ बाप की इतनी उम्मीदें हैं तुमसे, वो इतना आस लगाए बैठे हैं तुमसे, तो यार उस आस को मत टूटने देना। और चीजें आसान होनी जरूरी नहीं होती, चीजें मुमकिन हो ये इंपॉर्टेंट है, एंड चीजें मुमकिन है, आई प्रॉमिस यू। तो बहुत सिंपल है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और ध्यान रखो, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो यार कंफर्ट जोन में नहीं रहना है तुम्हें, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और ये सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा है, आज यूज करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, इसका फायदा होगा। अब तुम सोचो तुम्हें अपना फायदा करना है तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, एग्जाम टाइम के लिए।
ये चीज़ों को ध्यान रखो। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ और डिटेल टाइम टेबल वाली स्ट्रैटेजी भी मैं लेकर आऊँगी, जिसमें मैं हर एक पॉइंट तुम्हें बताऊँगी, ठीक है, कि क्या किस दिन कैसे पढ़ना है। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का सेशन अटेंड करने के लिए, मुझ पर विश्वास रखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। दिस इज मी शिल्पी कौशिक साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।